नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा ये वीडियो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट 2। तो जो जो टॉपिक्स बचे हुए थे उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पर है रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो भाई शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिसाइड हो रहा था कि कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया जाए, तो एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही फेमस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, केटी शाह। उन्होंने कहा था कि यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया? पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि इंडिया में पहले इंडिपेंडेंस से पहले भी चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला ही पॉइंट यहां पर यह दिया गया है कि फेमिलियरिटी विद द सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो ये समझ रहे थे कि जो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया था उस टाइम पे भी इंडिया ऑपरेट कौन से सिस्टम पे ही होता था? पार्लियामेंट्री सिस्टम पे ही। ठीक है, के एम मुंशी का ये कहना था कि फॉर द लास्ट 30 to 40 years some kind of responsibility has been introduced in the governments of this country। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब इतने टाइम से वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला आ रहा है तो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली है इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि इट्स बेटर कि उसी सिस्टम को वापस से रखा जाए ताकि लोगों को भी समझने में दिक्कत ना हो एंड गवर्नमेंट भी स्मूथली वर्क करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दिया हुआ है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने ऊपर भी एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि कभी भी सरकार गिर सकती है। कोई पक्का कोई फिक्स टेन्योर तो खैर फिक्स है, लेकिन जरूरी नहीं है सरकार उतना टाइम तक चले। ठीक है, तो जब बी आर अम्बेडकर साहब को ये डिसीजन लेना था, तो ही चूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी। ठीक है, यहां पर दिया भी हुआ है, अ डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव मस्ट सैटिस्फाई टू कंडीशन स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब जहां पर हम लोग बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी बात कर रहे थे, तो वहां पर स्टेबिलिटी तो थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखी जा सकती थी। ठीक है, इसीलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दे रिकमेंडेड कि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, आगे आगे नीड टू अवॉइड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑब्वियसली ऊपर बात कर चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है एग्जीक्यूटिव ओवर लेजिस्लेचर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है, आपस में समझ के डिसीजन लिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काफी बार देखने को मिले हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी की। तो जैसा कि इंडिया के स्टेट्स की अगर बात करें तो काफी हेट्रोजेनस स्टेट्स हैं, काफी अलग अलग तरह की स्टेट्स हैं इंडिया में। उन्हीं स्टेट्स में काफी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह का कल्चर फॉलो किया जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होगा लोगों का, वो भी उसी तरह के अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाएगा। अलग अलग लोगों को मौका दिया जाएगा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इससे होगा क्या, एक नेशनल स्पिरिट लोगों में बनी रहेगी, जिससे कि हमें एक वो है ना, यूनिटी इन स्ट्रेंथ काइंड ऑफ, तो यूनाइटेड इंडिया हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बदल देना चाहिए, ये डिस्कशन काफी लंबा चला था। और 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा स्वरण सिंह कमेटी की स्टैब्लिशमेंट की गई थी, अपॉइंट किया गया था। ठीक है, इस कमेटी का भी यही कहना था कि जब पहले से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम चला आ रहा है, तो
इससे बेहतर क्या होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही रखा जाए, जिससे कि लोगों को भी इजी रहेगा समझने में, गवर्नमेंट का काम भी इजी हो जाएगा, एंड ऑल टोटल एक अच्छा एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट कर पाएगी और लोगों का बेहतर तरीके से फायदा कर पाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इंडिया हैज अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। तो अगर इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है वो किसकी होती है, जनता की होती है, लोगों की होती है, एक रिपब्लिकन सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, ब्रिटिश में क्या है, मोनार्कियल सिस्टम है। हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंट किया जाता है, मतलब चूज किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पर अगर ब्रिटेन की बात करेंगे तो वहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, किंग या क्वीन, वो हेरिडिटरी होते हैं। पहले किंग बनेगा, उनका बेटा बनेगा, फिर किंग, ऐसे ऐसे करके वो हेरिडिटरी चलता रहता है। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम की बात, सेकंड पॉइंट देख लें तो यहाँ पर ब्रिटिश सिस्टम की बात करेंगे तो सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की डॉक्ट्राइन is based on the doctrine of the sovereignty of parliament while the parliament is not supreme in India। अब इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं, जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही दी हुई हैं। ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही से चीजें लिखी हुई हैं। जैसे कि फेडरल सिस्टम है हमारे पास, फेडरल सिस्टम में हमारे पास 3 लिस्ट हैं, उन तीनों लिस्ट के जरा नीचे नाम लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हमारे पास 3 लिस्ट हैं, तो किसी भी लिस्ट का जो मैटर है वो दूसरा कोई डिस्कस नहीं कर सकता है, मुझे नाम लेने ही पड़ेंगे। फिलहाल वहां पर स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, तो सेंट्रल लिस्ट का मैटर स्टेट नहीं डिस्कस कर सकता, स्टेट का मैटर सेंटर नहीं डिस्कस कर सकता, तो यहाँ पर लिमिटेड पावर्स हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू दिया गया हुआ है अंडर आर्टिकल 226 एंड 32, याद रखिएगा आर्टिकल 226 और 32। फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है जिससे कि किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट छीना जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसको मार्क कर देता हूं। ठीक है, ब्रिटेन की बात कर लेंगे तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोअर हाउस के मेंबर होते हैं, लोअर हाउस से ही, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि या कह सकते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, वहां का जो मेंबर होता है वो ही प्राइम मिनिस्टर चूज किया जा सकता है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो चाहे लोकसभा का मेंबर हो, वो प्राइम मिनिस्टर चूज किया जा सकता है। बट वो मालूम ही है हमको कि विद द गैप ऑफ, ये मतलब विद अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए उसे चूज किया जाएगा। तब तक अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो बन गया, नहीं तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। क्या पहले भी ऐसे कोई लोग हुए हैं? तो हाँ थे, जो कि क्या कहते हैं राज्यसभा से थे। ठीक है, लोकसभा से नहीं, राज्यसभा से थे। तो एग्जांपल्स मैं देता हूँ, इंदिरा गांधी है 1966, देव गौड़ा है, मनमोहन सिंह है 2004। तो ये ऐसे लोग थे जो कि राज्यसभा के मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि यूजुअली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन। लेकिन अभी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिया में है, इंडिया में क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी है वो भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के विद इन उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वहां पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है, वहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही मिनिस्टर बनाया जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं, Britain has a system of legal responsibility of the minister while India has no such system। ठीक है, ब्रिटेन में जब भी कोई लॉ पास होता है, जब भी कोई एक्ट पास होता है, तो उस पे मिनिस्टर्स के काउंटर साइन किए जाते हैं। ठीक है, कि आप इस पे दस्तखत कीजिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं, आपने ये लॉ बनाया है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में लॉ राज्यसभा लोकसभा के पास, देन राज्यसभा, देन वो प्रेसिडेंट के पास साइन होके एक्ट बन जाता है। यहाँ पर कोई भी काउंटर साइन नहीं किया जाता है। ठीक, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा किया जाता है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, शैडो कैबिनेट। अब ब्रिटेन की अगर बात करेंगे तो वहां पर 2 मेन पार्टीज हैं,
तो 2 मेन पार्टीज के आप नाम मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल एक रूलिंग पार्टी है और एक हमारी ऑपोजिशन पार्टी रहेगी। तो जो रूलिंग पार्टी है वहां के कैबिनेट चूज किया जाता है, तो वैसा ही कैबिनेट एक ऑपोजिशन पार्टी भी चूज कर लेती है कि मान लीजिए जब उसे उसकी गवर्नमेंट आएगी तो वहां पर एक कैबिनेट पहले से ही रेडी रहेगा, मेंबर्स के दिमाग में चीजें बैठी रहेंगी कि इसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, तो दैट इज नोन एज शैडो कैबिनेट। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग ने अपना चैप्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे डाउट्स कवर कर पाऊँ। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।